अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, कल हमने न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था। आज हम इसको पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है, कि इसको हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करेंगे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि डीएनए इज अ हेरिडेटरी मटीरियल, कि डीएनए एक विरासती मटीरियल होता है। ठीक है, हेरिडेटरी का मतलब होता है विरासत से मिला है हमें। ठीक है, आगे इसका पॉइंट ये है कि इट कंट्रोल्स द पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, मतलब कि सेल के अंदर जितनी भी पोटेंशियल एक्टिविटीज होती है, जितने भी काम होते हैं, वो डीएनए ही कंट्रोल करता है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड, कि जो डीएनए वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि डीएनए 4 किस्म की न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब हमने वो पढ़नी है कि कौन सी वो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए न्यूक्लियोटाइड की, सबसे पहले हमारे पास है डी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दूसरी डी गवानोसाइन मोनोफॉस्फेट, तीसरी है डी साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट, और चौथी हमारे पास है डी थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितनी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, आपने कहना 4 से बना, तो आपने ये 4 लिख देनी है। आगे हमारे पास है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि दीज न्यूक्लियोटाइड्स किन की बात कर रहे हैं, वो डी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट की, डी साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट, इनकी बात कर रहे हैं कि दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर यूनाइटेड विद वन एनदर, कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, चारों न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ मिली होती हैं। यूनाइटेड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ इकट्ठी जुड़ी होती हैं थ्रू फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। किसके जरिए मिली होती हैं? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज की। आ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, मतलब कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाती है जिनकी वजह से हमारे पास लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं, आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। और इन चेन्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाते हैं। उन स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से हमारे पास चेन्स बनती है, उनको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। आगे हमने ये पढ़ना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास इनकी टाइप्स हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई का मतलब जिसमें दो हों, 2 न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। इनकी एग्जांपल क्या? NAD। आगे हमारे पास ट्राई न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 3 हो। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ट्राई न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 3 हो उसको हम कहते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 2 हो उसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स क्या आते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स क्या आती हैं, और हमारे पास इनकी टाइप्स क्या आती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास मेन लॉन्ग क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने में किन साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, मतलब कि उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, क्या उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब हमने पढ़ना है। सबसे पहला साइंटिस्ट है हमारे पास अरविंद चरगाफ, कि अरविंद चरगाफ ने क्या किया था, हम वो पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं इजी वर्डिंग में बता दूं तो हमारे पास जो अरविंद चरगाफ था उसने ये बताया था कि जो हमारे पास डीएनए की 4 नाइट्रोजन बेसिस होती है, जिस तरह के एडेनिन, थाइमीन, गवानीन और साइटोसिन, उन्होंने कहा था कि जो इनकी रेशियोज होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। मतलब कि उसने ये कहा था कि जो एडेनिन है वो थाइमीन के इक्वल होती है और गवानीन साइटोसिन के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ना। तो इसमें यही है कि इन 1951 अरविंद चरगाफ प्रोवाइडेड डाटा अबाउट द रेशियो ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब कि 1951 में अरविंद चरगाफ ने एक डाटा प्रोवाइड किया जो कि डीएनए मॉलिक्यूल की जो नाइट्रोजन बेसिस उनके मुतल्लिक था, मतलब उनसे रिलेटेड था। ठीक है, उसने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू हिज डाटा, इसके डाटा के मुताबिक एडेनिन एंड थाइमीन आर इक्वल, जो एडेनिन ए है वो थाइमीन टी के इक्वल होती है, एंड गावानीन जी एंड साइटोसिन सी आर इक्वल। इसका मतलब है एट जीसी। आपने इस चीज़ को याद रखना है, एट मतलब कि एट इक्वल होंगे, जीसी मतलब कि जीसी इक्वल होंगे, मतलब कि एट गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, एक उसने बताया था कि जो ए है वो टी के इक्वल होता है और जो जी है वो सी के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अरविंद चरगाफ ने यही बताया था कि जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। आगे हमने दूसरे साइंटिस्ट के काम पढ़ने के, उन्होंने क्या काम किया, तो वो हम आगे बढ़ते। स्टूडेंट्स, अगर दूसरे साइंटिस्ट की बात कीजिए तो वो हमारे पास था मॉरिस विल्कन्स एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने क्या किया था कि दे यूज द टेक्निक ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की थी जिसको हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज़ किया ताकि वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे रिफ्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ किया, तो आपने कहना है कि रोजालिन फ्रैंकलिन ने और मॉरिस विल्कन्स ने इस टेक्निक को यूज़ किया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। इन्होंने क्या किया? दे बिल्ड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए का स्केल मॉडल बनाया था। अगर बात की जाए स्केल मॉडल ऑफ डीएनए की, तो ये फाइनल एग्जाम्स के हवाले से वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें क्या है
पहला पॉइंट ये है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स। जो हमारा डीएनए होता है या तो फिर वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है या फिर वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। आगे हमारे पास ये है कि द 2 स्ट्रैंड्स आर कोइल्ड अराउंड ईच अदर। कोइल्ड का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स, और एक डबल हेलिक्स बना देते हैं। अब आपको कह रहे होंगे कि ये स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, तो मैंने नीचे डायग्राम बनाई है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह ये आपने कोइल्ड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर देखा जाए ये दोनों स्ट्रैंड्स स्नेक की फॉर्म में होते हैं। एक स्ट्रैंड जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है और दूसरा स्ट्रैंड जिसके ऊपर 5 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये डबल हेलिक्स बना देते हैं। आप देखिए तो ऊपर वाले स्ट्रैंड पे 3-5 लिखा है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, मतलब कि अपोजिट हो जाती है और ये 5 और 3 बन जाते हैं। तो आगे भी इन्होंने यही बताया हुआ, हम वो पढ़ते हैं आगे। तो उन्होंने यहाँ पे यही बताया हुआ, द कोइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स इज ऑपोजिट, मतलब कि अगर ऊपर 3-5 होंगे तो नीचे 5-3 हो जाएगा, ठीक है। आगे इनका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड्स, मतलब कि जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इनके दरमियान में वीक बॉन्ड मौजूद होता है, मतलब कि वीक बॉन्ड्स की वजह से मिले होते हैं आपस में, ठीक है। आगे इनका पॉइंट ये है कि द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी, मतलब कि एडेनिन और थाइमीन के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन जी एंड सी, मतलब के गवानीन और साइटोसिन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। जिस तरह मैं लिखा हुआ है ए और टी में डबल बॉन्ड और जी एंड सी में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आगे वहाँ पर लास्ट पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं आगे। आगे इनका लास्ट पॉइंट ये है कि द 2 स्ट्रैंड्स आर वाउंड अराउंड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, सो डैट देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न ऑफ 34 एंगस्ट्रम, मतलब कि जो एंगस्ट्रम के 34 टर्न्स होते हैं उन पे हर एक पे 10 नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होती है। जिस तरह आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 डबल स्ट्रैंड्स बनाए हुए हैं, हर में 10 नाइट्रोजन बेसिस मौजूद है। और यहाँ पे देखा जाए जहाँ पे 34 एंगस्ट्रम लिखा हुआ है, इसकी हर टर्न पे हमारे पास 10 नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होंगी और ऊपर 3-5 और नीचे 5-3 होगा, मतलब कि इनकी जो कोइलिंग होगी वो अपोजिट होगी। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास लास्ट में अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर बात की जाए अमाउंट ऑफ डीएनए की, तो ये है कि द अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज़, कि हर मखसूस स्पीशीज़ के लिए इनकी जो अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होती है, एंड इट डिपेंड अपॉन ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो इनकी डीएनए की अमाउंट होती है वो क्रोमोसोम से डिपेंड करती है। अगर जर्म सेल में इनकी अमाउंट की बात की जाए डीएनए की, तो ये होती है द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल इज 2n, ठीक है। और अगर बात की जाए सोमैटिक सेल्स में, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन सोमैटिक सेल इज 1n, ठीक है। जर्म सेल्स में इनकी जो अमाउंट होती है वो 2n होती है, लेकिन सोमैटिक सेल में इनकी अमाउंट 1n। स्टूडेंट्स ये आज हमने डीएनए को लॉन्ग फॉर्म में पढ़ लिया, इंशाल्लाह हम कल आरएनए को पढ़ेंगे, और आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको एज इट लिखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।